दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज एक अच्छी खबर ये है कि सहायक संपरीक्षक और ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसका जो एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर को इसकी संभावित जो तिथि है वो दी गई है और मान के चलिए कि 12 दिसंबर ही फाइनल ऑलमोस्ट रहेगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से विषय से क्या क्या कितना कितने का अंक का निर्धारण किया गया है। आमतौर पर जो पिछले जो वर्ष के जो प्रश्न हैं उनमें कैसे प्रश्न आए थे। तो जीएस से 50 प्रश्न आएंगे, इसमें छत्तीसगढ़ का जीएस भी शामिल होगा और बाकी जो विषय आप लोग देखते हैं वो सारे शामिल होंगे और 50 नंबर के इसमें से आने की संभावना है। रीजनिंग के 30 अंक के आएंगे प्रश्न, मैथ से 20 अंक के, और जो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हिंदी का होगा। 100 अंक के इसमें से हिंदी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट हम देख सकते हैं कि हिंदी का वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन रीजनिंग, मैथ्स और जीएस को भी इग्नोर करके अपन इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आप अगर जो भी समय आप पढ़ रहे हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि 60% उसमें से आप हिंदी को दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए और बाकी के 40% में आप इनको बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग संविधान का ही क्लास आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो जो 7वां था जिसको हटा दिया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी इंदिरा गांधी के निर्वासन के बाद, मतलब इमरजेंसी के बाद। 75 से 77 क्या था? भारत में इमरजेंसी थी। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो 1978 में किसकी सरकार बनी? मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया और इसको क्या बना दिया? एक विधिक अधिकार बना दिया। आपको याद रखना है क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सबसे पहली चर्चा नेहरू रिपोर्ट में की गई थी 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों की सबसे पहली बार चर्चा की गई थी। उसके बाद कराची सम्मेलन 1931 में भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। आपको एक चीज़ याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ये एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका अर्थ होता है मूल अधिकार। ठीक है, ये शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ब्रिटेन में, लेकिन शब्द कौन सा है? फ्रांसीसी शब्द है। तो आपको अगर प्रश्न आता है कि किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। तो सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार, ये हैं आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे नंबर पर, इसका उल्लेख है आर्टिकल 19 से 22। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके अगला है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार 29 और 30। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। यहाँ पर आपको 31 जो है मिसिंग लग रहा होगा, तो 31 में ये था जिसको हटा के कहाँ कर दिया गया? 300 क में जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई
डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आज क्या करते हैं कि ये जो पहला वाला है समता और समानता का जो अधिकार जो देख रहे हैं उसको अपन डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 14, जिसको क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता में हम दो चीज देखेंगे। पहला, कानून के समक्ष जो है सभी क्या हैं, समान हैं। और दूसरा, विधि का सभी को समान रूप से क्या मिला है, संरक्षण मिला है। ठीक है, पहला क्या है, विधि के समक्ष सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। और दूसरा क्या है, विधि का सभी को संरक्षण मिला हुआ है। इसको लिया गया है ब्रिटेन के अलिखित कानून से, संविधान से। ठीक है, और इसको लिया गया है अमेरिका के लिखित संविधान से, आपको याद रखना है। ठीक है, तो विधि के समक्ष सभी समान हैं, इसका मतलब ये है कि जब संसद कोई कानून बनाता है तो वो सभी के रूप में एक साथ क्या होता है, लागू होता है। किसी के ऊपर वो कानून लागू हो और किसी के ऊपर वो कानून लागू ना हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विधि के समान संरक्षण। उसका क्या मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कानून की जो देवी होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है, आपने देखा होगा, पिक्चरों में तो देखा ही होगा। तो उसका क्या मतलब है कि अगर कोई अमीर आदमी भी कानून के समक्ष खड़ा है और कोई गरीब भी खड़ा है तो दोनों में कानून के नज़रों में कोई भी प्रकार का भेद नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 15, यह है सामाजिक समानता। ठीक है, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या कहता है कि राज्य किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म के हों, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। किसी भी जाति के लिए हों, सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए बराबर है। किसी भी वंश के हों, किसी भी लिंग के हों, और आपका जन्म स्थान कोई भी हो, आप क्या हैं, सामाजिक समानता के आधार पर आपको जो समानता का अधिकार है वो मिला हुआ है। तो ये याद रखना है, आर्टिकल 15 क्या है, सामाजिक समानता। धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 16। ठीक है, ये क्या है, अवसरों की समानता। ठीक है, क्या है, अवसरों की समानता। अब अवसरों की समानता में क्या कहा गया है कि अगर लोक नियोजन के अवसर आते हैं, अर्थात अगर स्टेट में या सेंटर लेवल में कोई वैकेंसी आती है तो सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, हर आदमी उसके लिए पात्र होगा, वो अलग अलग एज और वो निर्धारित होता है, तो वो तो आपको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो यह क्या है, अवसरों की समानता। अब इसमें एक है जुड़ा हुआ है 16(4). इसमें आपको याद रखना है कि 16(4) ये कहता है कि स्टेट सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अलग से उपबंध कर सकता है। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए क्या कर सकता है, अलग व्यवस्था कर सकता है। आसान भाषा में इसको आप क्या कहते हैं, आरक्षण। ठीक है, अवसरों की समानता मैंने क्या बताया कि जो भी लोक नियोजन आएंगे सभी के लिए समान होंगे। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 4 ये कहता है कि सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 16(4), इसमें क जोड़ दिया है। तो इसमें क्या कहता है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। पदोन्नति में क्या दिया जाएगा,
आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 16 ये कहता है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। और आर्टिकल 16(4) क क्या कहता है, पदोन्नति में भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है। अभी इसमें आपको निबंध नहीं लिखना है, इसलिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए जरूरी है और जो पूछा जाता है। इतना आप कर लेंगे तो आपसे वहां पर बन जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 17। ये क्या है, अस्पृश्यता, आम भाषा में छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। तो आप जानते हैं कि भारत में छुआछूत जो सामाजिक एक बुराई के रूप में पहले विद्यमान था। ठीक है, आज भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, उसमें अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया है, अंत। इसके लिए 1955 में एक अधिनियम भी बनाया गया था। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। उसके बाद 1976 में भी इससे संबंधित एक अधिनियम बनाया गया और 1989 में भी इससे संबंधित अधिनियम बनाए गए। इसको बोला गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और इसको बोला गया अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया, 1955 में। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, सिविल का मतलब होता है नागरिक, सिविल का क्या मतलब होता है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1976 में। और अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1979 में। तो ये तीनों अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब समता के आधार पर समानता के अधिकार वाले टॉपिक पे जो आखिरी आर्टिकल है वो है, क्या है, आर्टिकल 18। ये क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। अब देखिए, शिक्षा और सैन्य को छोड़कर आप किसी भी प्रकार की उपाधि अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते। जैसे शिक्षा में क्या लगाते हैं, जो लोग डॉक्टरेट कर लेते हैं वो लोग डॉक्टर लगाते हैं। सैन्य वाले लोग क्या लगाते हैं, कर्नल लगाते हैं, ब्रिगेडियर लगाते हैं। तो ये लगा सकते हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, 18(3) ये कहता है कि आप बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के, किसकी अनुमति के, बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के विदेश से भी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते। समझ में आ गया। 18(3) ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश के बिना आप विदेश से भी किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। कौन सा, मौलिक अधिकार का पहला वाला, समानता का अधिकार। ठीक है, अब एक वीडियो और बनेगा जिसमें पूरे मौलिक अधिकार आ जाएंगे, तो आप देख लीजिए। पहले मैंने आपको बताया कि ज्येष्ठ सहायक संपरीक्षक का जो एग्जाम होना है तो उसमें कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। अब इसमें एक चीज मैं और करूंगा एक आध हफ्ते के बाद, कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीएस का, वो सारे टॉपिक आपको क्या करा दूंगा, मैं लिखा दूंगा। उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपको काफ़ी इससे मदद मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी के भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें भी वीडियो बनाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो आप इतना अच्छे से कर लीजिए और बाकी जो पुराने वीडियोस हैं उसको भी अच्छे से देख लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपकी तैयारियों में मदद हो रही, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।